नमस्कार साथियों, प्रिंस आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। विज्ञान शिक्षण विधि की बात अपन लगातार करते आ रहे हैं। आज कुछ नई विधियों के साथ आपसे फिर मिल रहा हूँ। आज अपन बात करने वाले हैं दो विधियों के बारे में। एक तो है समस्या समाधान विधि और एक विधि है ऐतिहासिक विधि। समस्या समाधान विधि पर सबसे पहले अपन बातचीत करना चाह रहे हैं। समस्या समाधान का मतलब है समस्या कब पैदा होती है? जब किसी कार्य को करने में हमें कठिनाई का अनुभव होता है। जब किसी चीज़ को सीखते हैं और सीखने के दौरान या शिक्षण कार्य करवाते वक्त या बच्चों को समझने में किसी न किसी वस्तु में कठिनाई उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं समस्या। समस्या का समाधान शिक्षक की सहायता से बच्चा करता है, उस विधि का नाम है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक जो हैं रॉबर्ट गेने को माना जाता है। आपको ये जानकारी होगी कि पाठ्य पुस्तकों में आने वाली कठिनाई या शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षक के सामने भी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन बच्चों की कठिनाइयों का समाधान एक शिक्षक किस प्रकार करे, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों के माध्यम से करे या अपनी सूझबूझ के माध्यम से करे या पाठ्य पुस्तक की सहायता से करे, ये सब शिक्षक पर आधारित होता है कि शिक्षक उस समस्या का समाधान कैसे खोजे। तो समस्या समाधान विधि के बारे में यही कहा जाता है कि समस्या क्या है? समस्या है किसी भी विषय वस्तु को सीखने में कठिनाई उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? समस्या कहलाता है। और इसके बारे में दो, एक तो सिम्पसन ने और एक आशुबेल ने बहुत अच्छे कोटेशन दिए हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए। आशुबेल तो ये कहते हैं इसका कोई निश्चित पद नहीं है, यानी समस्या समाधान विधि का कोई निश्चित पद नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार अलग अलग तरीके से समस्या का क्या करता है? समाधान खोजता है। ये बात किसने कही थी? आशुबेल ने कही थी। इस बात में बारे में भी पता होना चाहिए। और सिम्पसन ने योकम ने दोनों ने मिलकर एक परिभाषा बताई कि समस्या समाधान का मतलब है किसी चीज को सीखने में आने वाली कठिनाइयों को इसमें क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो इसके विभिन्न सोपानों के बारे में, इस विधि के गुण के बारे में और इस विधि के कुछ दोषों के बारे में आज हमें बातचीत करनी है। और एक ध्यान रखिएगा, यह विधि भी है वो लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है, यानी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षक कई बार बच्चों की समस्याओं का स्वयं समाधान नहीं करके बच्चों को ही समस्या के समाधान के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। तो यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि भी है। बच्चे इसके माध्यम से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, आज अपने को बातचीत करनी है समस्या समाधान विधि के बारे में। कौन सी विधि अपनी? समस्या समाधान विधि है। समस्या समाधान विधि है, अच्छी विधि है। विज्ञान का कोई भी काम हो वो समस्या समाधान विधि के द्वारा बहुत अच्छे से हल किया जा सकता है। अगर किसी अकेले व्यक्ति को कभी किसी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है तो वो अपने एक समूह के द्वारा भी उस समस्या का क्या कर सकता है? समाधान कर सकता है। तो सबसे पहले अपने को बातचीत करनी है यहाँ, समस्या क्या चीज़ होती है। आप लोगों को ये बता दिया मैंने कि समस्या क्या है। समस्या है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, अधिगम प्रक्रिया में आने वाली कठिनाई, आने वाली कठिनाई क्या कहलाती है? समस्या कहलाती है। तो मैंने लिखा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली कठिनाई ही क्या कहलाती है? समस्या कहलाती है। इसके बाद साथियों इसके प्रवर्तक का नाम है। इसके प्रवर्तक कौन है? रॉबर्ट गेने को माना जाता है। रॉबर्ट गेने, रॉबर्ट गेने। और भी बहुत नाम आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो इनके सहयोगी हैं। मुख्य जो भूमिका है वो किसकी है? रॉबर्ट गेने की है, ये ध्यान रखना। यहाँ से आगे अपने को बातचीत करनी है कि योकम और सिम्पसन ने इसके बारे में लिखा है कि समस्या तब पैदा होती है जब किसी कार्य में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। क्या है कि समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम किसी कार्य में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। क्या है? समस्या
तब प्रकट होती है जब हम किसी कार्य में कठिनाई उत्पन्न करते हैं, कठिनाई उत्पन्न करते हैं या महसूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। किसने कही ये बात? ये दो व्यक्तियों ने कही, एक तो योकम है और एक क्या है? सिम्पसन है। इसके बाद आशुबेल या आशबेल भी नाम लिखा हुआ था, ओशबेल या आशुबेल लिखा हुआ आता है। इनका एक स्पष्ट शब्दों में कहना है, इनका एकदम स्पष्ट शब्दों में कहना है, इस विधि का कोई निश्चित निर्धारित पद नहीं है। मैंने ये बात आपको पहले भी बता दी। इस विधि का कोई निर्धारित पद नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति इसका समाधान अपने अपने तरीके से खोजता है। प्रत्येक व्यक्ति इसका समाधान अपने अपने तरीके से करता है। प्रत्येक व्यक्ति समस्या का समाधान अपने अपने तरीके से करता है। ये बात किसने कही? आशुबेल ने। देखिए, समस्या समाधान विधि है। समस्या का मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयां हैं। फिर प्रवर्तक इसके रॉबर्ट गेने हैं। योकम सिम्पसन ने कहा है कि समस्या तब प्रकट होती है जब हम किसी कार्य में कठिनाई अनुभव करते हैं या उत्पन्न करते हैं। आशुबेल का कहना है इस विधि का कोई निर्धारित पद नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसका समाधान अपने अपने तरीके से करता है। अब देखिए साथियों, आगे अपने को बात करनी है इसके पद कौन कौन से हैं। इसके पदों के बारे में बातचीत करते हैं। ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी शायद। बस परीक्षा में पूछे जाने वाली यही महत्वपूर्ण 2-3 बात थी इस विधि के बारे में जो मैंने बताई है। अब तो अपने को बात करना है इस पर। इसके पद या सोपान कौन कौन से हैं? पद या सोपान कौन कौन से हैं? पहला सोपान इसका है समस्या का चयन करना। समस्या का चयन करना, ठीक है। समस्या के चयन के बाद 2 नंबर आपको समस्या का विवरण देना है। समस्या का विवरण, समस्या किस प्रकार की है उसके बारे में विस्तार से बताना है। 3 नंबर आपको समस्या का सीमांकन करना है। लिमिटेशंस क्या है? समस्या का सीमाकरण। ये सीमाकरण अगर नाम नहीं समझ में आए तो याद रखना, लिमिटेशन, ठीक है। उसकी सीमाएं क्या हैं, कहाँ उसका दायरा कितना है, उस दायरे की सीमा का क्या करना? निर्धारण करना। 4 नंबर इसका जो पद है वो है कार्य योजना। प्लानिंग क्या है? कार्य योजना, यानी समस्या को किस प्रकार हल करना है, क्या क्या उसमें करना है, वो है कार्य योजना। इसके बाद आपका विश्लेषण और लास्ट आपके पास 6 नंबर जो है वो है मूल्यांकन। मूल्यों का अंकन करना, मूल्यांकन है, वही मूल्यांकन आपको करना है। ये प्यारे साथियों आपके पास इस समस्या समाधान विधि के क्या हैं? पद या सोपान है। पहला है समस्या का चयन करना। बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करवाना चाहते हो तो उसमें समस्या समाधान जिसका करवाना है उसका क्या करना है? चयन करना है। फिर उसका विवरण बच्चों के सामने प्रदर्शित करना है। फिर उसकी लिमिटेशंस क्या है कि आपको इस दायरे में रहकर इस समस्या का समाधान करना है। फिर उसकी कार्य योजना बनाना, किस किस प्रकार आपको काम करना है, सारी बातें उसके बारे में बच्चों के सामने प्रदर्शित। फिर उसके विश्लेषण करना कि इससे अपन कौन कौन सी चीज़ों को खोज पाए और कौन कौन सी चीज़ें शेष बच गई। इसके बाद लास्ट आपको उसका क्या करना? मूल्यांकन करना। यानी मूल्यांकन का मतलब सीधा सीधा है आप जिन उद्देश्यों की चर्चा को लेकर आगे बढ़े थे, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने समस्या समाधान विधि का चुनाव
चुनाव किया था उस पाठ्य वस्तु को पूरा करवाने के लिए आप उन उद्देश्यों की पूर्ति में कहाँ तक सफल हो पाए, यही क्या है आपका मूल्यांकन है। तो प्यारे बच्चों, समस्या का चयन, विवरण, सीमांकन और सीमाकरण, कार्य योजना, विश्लेषण और क्या है मूल्यांकन, ये इस विधि के क्या हैं पद या सोपान है। अब अपने को इस विधि के बारे में थोड़े गुण और दोषों के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए कि इस विधि के गुण क्या हैं और इस विधि के क्या हैं दोष। सबसे पहले मैं बातचीत करना चाह रहा हूं गुणों के बारे में। बहुत अच्छा आप लोगों को मैंने बात बता रखी है। पहला पॉइंट सबसे पहले है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। दूसरा मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक विधि है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। तीसरा आपको याद होना चाहिए अर्थपूर्ण है, ये अर्थपूर्ण है, ठीक है। चौथा इसमें बच्चे क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं। पांचवा आपके पास होना चाहिए ये विधि क्या है, स्पष्ट है। इसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है कि भाई कोई चीज़ का समाधान करना है तो वो किस प्रकार करना है, ये सब पहले से इसमें निर्धारित कर लेते हैं शिक्षक बंधु। फिर कौशल का विकास करना है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के कौशलों का क्या करना है, कौशल विकास करना है, बच्चे में विकास करना है। फिर क्या करना है, 7 नंबर आपको मालूम होना चाहिए इससे कौन सा ज्ञान प्राप्त होगा बच्चों में, स्थायी ज्ञान की क्या होगी, प्राप्ति होगी, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये इस विधि के मैंने क्या लिख दिया आपके पास लाभ। पहला क्या लिखा, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर मनोवैज्ञानिक विधि है, अर्थपूर्ण समस्या का समाधान खोजती है, बच्चे इसमें क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं, ये क्या है, स्पष्ट विधि है। कौशलों के विकास में ये विधि क्या है, सहायक है। इस विधि के माध्यम से किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, स्थायी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके बाद इस विधि के दोष कौन कौन से हैं, देखिए ये दोष के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला दोष, यह विधि है इसमें समय अधिक लगता है साहब, समय अधिक लगता है, अधिक लगता है, ठीक है। 2 नंबर, इसके बाद आपको याद होना चाहिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षित शिक्षकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है इस विधि में। इसके बाद आप लोगों को 3 नंबर बात कर लेनी चाहिए कि यह विधि धीमी है, क्या है, धीमी विधि है। 4 नंबर आप लोगों को याद होना चाहिए यह केवल कुशाग्र बुद्धि या उच्च अधिगम क्षमता वाले बच्चों के लिए उपयोगी है, अधिगम क्षमता वाले बच्चों के लिए उपयोगी है, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए यह विधि कोई काम की नहीं है, यानी मंद बुद्धि के बच्चे इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके बाद है इस विधि में कुछ सुझाव भी आपको ध्यान रखने चाहिए। सुझाव शिक्षक के लिए होते हैं, हमेशा ध्यान रहे। शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, समस्या जो है वो व्यवहारिक होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, समस्या व्यवहारिक होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए, ठीक है। 2 नंबर, समस्या छात्र की क्षमता पर आधारित हो,
ऐसा नहीं कि शिक्षक ऐसी ऐसी समस्याओं का समाधान बच्चे से करवाना चाहे जिसका उसके जीवन से कोई संबंध नहीं है या उसकी इतनी क्षमताएं नहीं है कि वो बच्चा उन तक क्या कर सके, पहुंच सके। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको बता दिया समस्या समाधान का मतलब है अधिगम शिक्षण की जो समस्याएं या कठिनाइयां आती है वही समस्या कहलाती है। उन समस्याओं का समाधान करना विज्ञान शिक्षण विधि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विज्ञान में किसी भी समस्या के आधार पर ही कार्य किया जाता है। पहले समस्या प्रकट होती है, उसके बाद उसका समाधान खोजा जाता है। जैसे आज विश्व के सामने बहुत अच्छा उदाहरण है समस्या समाधान का, ये कोरोना वैश्विक महामारी जो आई है, इसका समाधान बीमारी आने के बाद लोग इसके क्षेत्र में अलग अलग तरीके से काम करने लगे हैं। तो यह एक क्या है, समस्या समाधान का एक तरीका ही है। तो समस्या समाधान खोजने के लिए अलग अलग तरीके से वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो यह है विधि उन पर भी इस वक्त क्या हो रही है, कारगर। तो इस विधि के प्रवर्तक जो हैं रॉबर्ट गेने हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया ये बात। इसके बाद दो विचारकों के मैंने आपको कथन बताए हैं, वो कथन याद रखने हैं आपको। उसके बाद आपको इसके याद रखने हैं कि गुण क्या हैं और इस विधि के दोष क्या हैं और शिक्षक के लिए इस विधि में सुझाव क्या हैं और इस विधि के सोपान क्या हैं। बस इतनी बातें याद रख लोगे तो आपकी ये समस्या समाधान विधि क्या हो जाएगी, कंप्लीट। स्टार्टिंग की जो मैंने बात बताई थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब अपन एक अगली विधि के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक नाम से ही स्पष्ट है, विज्ञान के बारे में बच्चों को ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बताना ही क्या कहलाता है, ऐतिहासिक विधि कहलाती है। अगली विधि आपकी है ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि, ऐतिहासिक विधि ज़्यादा कुछ इस विधि में है नहीं, आपको नाम से जितना स्पष्ट हो रहा है वही इस विधि के बारे में कहा जाता है। सबसे पहले विज्ञान शिक्षण विधियों में ऐतिहासिक विधि विज्ञान के सभी पहलू जो इतिहास से जुड़े हुए हैं, जिसमें चाहे वो अंतरिक्ष हो, चाहे वो मानव का विकास हो, चाहे वो धरती की उत्पत्ति हो, धरती का उद्विकास हो, चाहे ये वायुमंडल हो, इसके बारे में या पौधे के बारे में या जीव जंतु के बारे में जो भी ऐतिहासिक तथ्य हैं विज्ञान से जुड़े हुए, उन ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी बच्चे को देना किस विधि के माध्यम से उस पाठ संरचना को पूरा करवाया जाता है, ऐतिहासिक विधि के माध्यम से। यानी विज्ञान शिक्षण विधि के प्राचीन इतिहास के बारे में या आधुनिक इतिहास के बारे में बताया जाना ही यह किस विधि का अनुसरण करना है, वो ऐतिहासिक विधि का अनुसरण करना है। शिक्षक इन सब तथ्यों को किसके माध्यम से बताएगा, ऐतिहासिक विधि के माध्यम से बताएगा। विज्ञान के जीवन से संबंधित, उसके अलग अलग शाखाओं से संबंधित उसके तथ्यों को, ऐतिहासिक तथ्यों को बच्चे के सामने विवरणात्मक तरीके से प्रकट करना ही किस विधि का अनुसरण करना कहलाएगा, वो इस ऐतिहासिक विधि का अनुसरण करना कहलाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस विधि के बारे में। देखिए, इस विधि में विज्ञान के ऐतिहासिक तथ्यों को बालकों के सामने रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि में विज्ञान के ऐतिहासिक तथ्यों को, विज्ञान के ऐतिहासिक तथ्यों को बच्चों के सामने रोचक ढंग से प्रकट किया जाता है। किस विधि की विशेषता के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं, ये सब बता रहा हूँ आपको ऐतिहासिक विधि के बारे में। अब देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले अपने को बात करनी है इसके सोपान या पद क्या क्या है। सोपान या पद, पीछे मैंने समस्या समाधान के सोपान या पद बताए, वो एक सामान्य वर्गीकरण था, कोई निश्चित नहीं है। क्योंकि जैसा आशुबेल ने कहा था कि समस्या समाधान विधि जो है उसका कोई निश्चित पद नहीं है, अलग अलग व्यक्ति इसका समाधान अलग अलग तरीके से खोजता है। लेकिन ऐतिहासिक विधि के सोपान मुख्यतः फिक्स होते हैं। सबसे पहले होता है पाठ परिचय। सबसे पहले पाठ परिचय। पाठ परिचय का मतलब आपको होना चाहिए कि पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। ये क्या होता है, पूर्व ज्ञान पर
आधारित होता है, पाठ परिचय पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। यानी शिक्षक अगर अंतरिक्ष के बारे में बताता है तो उन्होंने पहले से अंतरिक्ष के बारे में क्या सुन रखा है, भारत ने क्या क्या किया है, विश्व के अन्य देशों ने अंतरिक्ष के बारे में क्या क्या खोजबीन की है, ये पूर्व ज्ञान पर आधारित बच्चों से क्या करना है, जानकारी लेनी है। इसके बाद 2 नंबर आपके पास है शिक्षक कथन क्या है। शिक्षक कथन, शिक्षक कथन क्या होगा, जिस पाठ का आपको क्या करवाना है, अब अध्ययन करवाना है, समझ गए ना, जिस बिंदु का अध्यापन करवाना है, अध्यापन करवाना है, उसके बारे में कथन प्रकट करना। यानी आज मान लो आपको अंतरिक्ष पढ़ाना है तो पहले तो बच्चा क्या जानता है उसके बारे में, उसकी बैकग्राउंड के बारे में बच्चे को बताना, वो तो होता है पाठ परिचय। लेकिन अब हम क्या अध्ययन करने जा रहे हैं उसके बारे में बताना क्या कहलाता है, शिक्षक कथन कहलाता है। अगला आप लोगों के पास है पाठ की ऐतिहासिक जानकारी। क्या है, पाठ की ऐतिहासिक जानकारी, यानी पाठ से जुड़ा हुआ प्राचीन जो तथ्य हैं वो क्या क्या हैं, पाठ की ऐतिहासिक जानकारी क्या क्या है वो बताना। इसके बाद देखिए अगला चौथा पॉइंट आपके पास होगा वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन, मूल्यांकन के बाद एक पॉइंट और रहेगा, वो होगा आपका गृह कार्य। बच्चे को गृह कार्य भी देना बहुत जरूरी है। तो ये इतने पद या सोपान इस विधि के हैं। सबसे पहला क्या है, पाठ परिचय। पाठ का परिचय पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है हमेशा। शिक्षक का कथन, जिस विषय वस्तु का आज आप अध्यापन करवाना चाहते हो वो है। फिर पाठ की प्राचीन ऐतिहासिक तथ्य कौन कौन से जुड़े हुए हैं उसमें जो दिए गए हैं। फिर उसका क्या करना, मूल्यांकन की बच्चे कहाँ तक सीख पाए। फिर बच्चों को क्या देना है, उसके संबंध में गृह कार्य देना है। ये किस विधि के बारे में मैंने बताया, ऐतिहासिक विधि के बारे में बताया। अब देखिए इस ऐतिहासिक विधि के गुण क्या क्या हैं। गुण के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी जरूरी नहीं, आपको सारे गुण आते हैं पहले से। सबसे अच्छा गुण इस विधि का क्या है कि यह सुगम है। ठीक है, यह विधि क्या है, गुण। पहला गुण है कि यह विधि सुगम है। 2 नंबर है ये विधि रुचिकर है, बच्चे इसमें रुचि लेंगे। अगर शिक्षक बोलकर अच्छे ढंग से प्रकट करता है तो बच्चे आराम से इसमें रुचि लेंगे। खोज प्रवृत्ति का विकास होता है बच्चे में। खोज प्रवृत्ति का विकास कैसे होता है, खोज प्रवृत्ति का विकास सुनिए जरा। आप शिक्षक होने के नाते बच्चे को जो बता रहे हो ऐतिहासिक विधि से उसके बारे में ये पूछते हो कि आपके गांव में एक ऐसी जगह थी। आज आप अपने गांव में जाकर बुजुर्ग व्यक्तियों से पूछना या अपने जानकार लोगों से पूछना या इधर उधर उसके बारे में खोजबीन करना, क्या ऐसा हुआ था क्या। तो बच्चा क्या करेगा, उसमें जिज्ञासा लेगा और खोज करेगा कि शिक्षक ने जो तथ्य बताए हैं क्या वो वास्तविक हैं या नहीं है। वो अन्य 10 लोगों से उस चीज़ के बारे में क्या करेगा, पूछेगा और जानकारियों को एकत्र करेगा। इसके बाद चौथा गुण आपके पास है ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों। ज्ञानात्मक और कौन से, भावात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। भावात्मक दोनों प्रकार के जो उद्देश्य हैं। अब देखिए ज्ञान आधारित उद्देश्य कौन से होते हैं, जो चीज़ आपने सिखाई है वो चीज़ें सीधे सीधे बच्चा सीखता है वो ज्ञानात्मक है। और अंतर आत्मा के आधार पर यानी अंतर मन के आधार पर जो चीज़ें ग्रहण की जाती है वो भावात्मक होती है। इन उद्देश्यों की क्या करती है ये विधि, की पूर्ति करती है, की पूर्ति करती है। ये तो इस विधि के क्या हैं, गुण हैं। फिर इस विधि के देखिए कुछ दोष हैं। दोष कौन कौन से हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोष, सबसे अच्छा दोष यह है कि यह समय अधिक लगता है, इसमें समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है। क्योंकि टीचर जब अलग अलग तरीके से विस्तार से उन चीज़ों को बताएगा तो टीचर इतना खो जाएगा उस चीज़ में और बच्चे भी उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढेंगे तो एक ही चैप्टर लगातार चलता रहेगा। इसके बाद 2 नंबर है, इस विधि के लिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक तो अच्छे अध्यापकों की ज़रूरत है जो अपनी शिक्षा पद्धति में क्या हो, प्रवीण हो, प्लस सीखने पर आधारित अपने उद्देश्य रखते हों। फिर यह विधि थोड़ी खर्चीली भी है। खर्चीली इसलिए है विधि कि इस विधि में जो बच्चे के सामने जानकारियां नहीं हैं वो जानकारियां अलग अलग पाठ्य पुस्तकों से भी वो एकत्र करेगा। तो इधर उधर से पाठ्य पुस्तकें खरीदने में भी उसका क्या आएगा, खर्च आएगा। पाठ्यक्रम पूरा करवाने में असक्षम, पाठ्यक्रम पूरा करवाने में भी असक्षम।
फिर दूसरी बात इसकी एक सीमा है कि मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं, मंदबुद्धि के बच्चे इसमें रुचि नहीं लेते हैं, इसमें रुचि नहीं लेते हैं। बस ये इतनी सारी बातें इस विधि के बारे में मैंने आपको बताई है। तो प्यारे साथियों, मैंने आज आपको डिस्कस किया है आपके साथ किस किस के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैंने इस विधि के गुण के बारे में डिस्कस किया आपके कि सुगम है, रुचिकर है, खोज प्रवृत्ति पर आधारित है, ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों की क्या करती है, पूर्ति करती है। फिर मैंने दोष के बारे में बात की है कि समय अधिक लगता है, खर्चीली है, पाठ्यक्रम को पूरा करवाने में भी है सक्षम है, मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी ये पर्याप्त नहीं है। ऐतिहासिक विधि का मतलब है विज्ञान या उसकी अन्य शाखाओं से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, जो प्राचीन समय में प्रचलित थे या वर्तमान समय में हैं, उनकी जो भूतकाल है उसकी जानकारी बच्चों के सामने देना और अलग अलग प्रकार के तथ्यों को एकत्रित करना ही ऐतिहासिक विधि का मुख्य पक्ष है। बच्चों को विज्ञान और उसकी अन्य शाखाओं से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक पहलू हैं वो प्रकट करना ही इस विधि का एकमात्र उद्देश्य है। इस विधि के माध्यम से पूरा पाठ्यक्रम करवाया जाना या सभी प्रकार के चैप्टर इसी विधि से पढ़ाए जाने संभव नहीं है। तो अगली क्लास में फिर एक नई विधि के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।